audio jungle. दर्शकों को रमन राहुल का नमस्कार। आइए आज बात करते हैं कोरोना और चुनाव दोनों को मिलाकर। दरअसल हम ये देख रहे हैं पिछले साल से कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसी वक्त देश में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। उसको लेकर काफी हल्ला मचा। उसी समय कुंभ भी लगा था और दोनों में काफी भीड़ होती है। उसके मद्देनजर बहुत हो हल्ला मचा था देश में, और ये चर्चा इस बात पर हुई थी कि क्या ऐसे मौके पर इस तरह के आयोजन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वही हालात एक बार फिर से है। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का कहर है। कोरोना की तीसरी लहर के तौर पर इसे लिया जा रहा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। और ऐसे में विधानसभा के चुनाव भी, कुछ विधानसभाओं के चुनाव घोषित हुए हैं। उसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात विधानसभाओं के चुनाव इसी वर्ष होना है। उत्तराखंड और यूपी में तो अभी ही चुनाव होना है, फरवरी मार्च में। तो फिर से चर्चा चल पड़ी है कि क्या ऐसे मौके पर चुनाव होने चाहिए। अब दरअसल दुनिया दिसंबर 2019 के बाद से कोरोना की गिरफ्त में आई, और तब से लगाकर अभी तक जनजीवन काफी बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहा है। दुनिया का मुश्किल से कोई ऐसा देश है जहां इसका प्रभाव नहीं हुआ है। जहां जहां कोरोना का आतंक फैला है, वहां वहां काम धंधे, दुकान, व्यापार, स्कूल, दफ्तर, हर तरह की गतिविधि, शादी समारोह, मेले ठेले, सभी कुछ थम सा गया, रुक सा गया। एक वक्त तो ऐसा था जब कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसे बोलते हैं पंछी भी पर नहीं मार सकता, वो हालात रहते थे। धीरे धीरे जब दुनिया में टीकाकरण प्रारंभ हुआ, उसके बाद से स्थितियां सामान्य होने लगी थी, और हमको ये उम्मीद जगी थी कि 2022 में हम इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त इस मायने में कि जो कोरोना के लिए टीका बना है वो काफी कारगर साबित हुआ है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अच्छे प्रभाव रहे हैं। और ये खुशी और गर्व की बात है कि जिस देश की आबादी 139 करोड़ मानी जाती है, और आधार के हिसाब से अगर बात करें तो 131 करोड़ लोग पंजीकृत हैं उसके तहत, तो हम ये मान सकते हैं कि 131 करोड़ आबादी तो भारत की है ही। इतने लोगों को एक साल के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि 100% लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन टीके लगने की जो संख्या है वो 150 करोड़ के पार निकल चुकी है। इसमें दूसरा डोज भी है, पहला डोज भी है, कुछ आबादी छूटी है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि किसी वायरस का प्रभाव अगर हमें रोकना है, कम करना है, उसकी मारक क्षमता घटानी है, तो 60% आबादी को भी यदि टीका लग जाता है तो उस पर काफी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे मौके पर एक बार फिर से जब तेजी के साथ में कोरोना ने दस्तक दे दी है, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, तो इस बात पर गौर करना जरूरी हो जाता है कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना होगा। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं होती, शासन प्रशासन की नहीं होती, नागरिकों की भी बराबरी से भागीदारी है। तय हमें ही करना है। पाबंदियां सरकार लगाएगी, प्रशासन उस पर अमल करेगा, कुछ सख्तियां होगी, कुछ चेतावनियां होगी, कुछ हिदायतें होंगी, कुछ उपाय और समाधान भी होंगे। लेकिन उन सब में अगर हमारी भागीदारी बराबरी से रही तो हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अब मसला चुनाव का है कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जो देश की राजनीति की, केंद्र सरकार की दिशा और दशा तय करता है। उस राजनीतिक महत्व वाले उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। और वैसे तो अभी सभी राजनीतिक दलों ने वहां चुनाव आयोग के साथ बैठक में ये कहा है कि कोरोना की वजह से, कोरोना की तीसरी लहर की वजह से चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए। अब यूं देखें तो व्यावहारिक रूप से ये बड़ा कठिन है कि आखिरकार कितनी गतिविधियां कितने समय तक किसी महामारी या वायरस या बीमारी की वजह से हम रोक सकते हैं। मसला सिर्फ यही नहीं है कि इसके प्रभाव में आकर, अस्वस्थ होकर, अस्पतालों में भर्ती होकर फिर से देश में वो हालात बने जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारी चर्चा हो कि टीकाकरण नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड नहीं है,
क्या इस समय हम इस स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है? तो प्राथमिक तौर पे तो मुझे लगता है कि हाँ है। जिस देश में 150 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हों और पिछली दूसरी लहर की अगर बात करें, तो दूसरी लहर के मुकाबले इस समय पूरे देश में ऑक्सीजन बेड 91% और आईसीयू बेड करीब 94% खाली है। अकेले दिल्ली में ही जब 20,000 केस कोरोना के रोजाना आते थे, उस समय वहां पर ऑक्सीजन बेड 18,473 और आईसीयू बेड 5,371 और वेंटिलेटर बेड 1852 की जरूरत थी या लगे थे, और वो कम पड़ गए थे किसी समय में। पूरे देश में कई जगह पर ऐसा हुआ था। और अभी केवल ऑक्सीजन बेड दिल्ली में करीब 1500, आईसीयू बेड 300 और वेंटिलेटर जो है वो 91 के करीब ही उपयोग में आ रहा है। इसका मतलब लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, उन्हें उस तरह की तकलीफ नहीं हो रही है। और इसके लिए हमें खुद का आभार मानना चाहिए। सरकारी प्रयास निश्चित रूप से बेहद उम्दा रहे हैं, जिस वजह से दूर दराज तक टीकाकरण की टीम पहुंची है और हमें टीकाकृत करके हमें अपेक्षाकृत सुरक्षित कर दिया है। अब इसी दौर में शादियों का भी सीजन है। ये तीज त्योहार भी काफी आ रहे हैं। संक्रांति हाल ही में बीती है, शिवरात्रि है सामने, फिर होली आ जाएगी, उसके बाद में वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा का पर्व आ जाएगा, बैसाखी आएगी, अक्षय तृतीया आ जाएगी, और परीक्षाएं भी हैं ही, स्कूल कॉलेज सभी की परीक्षाएं हैं। इस समय तो सरकार ने फिर से घोषित कर दिया है कि कम से कम स्कूली शिक्षा जो है फिर से ऑनलाइन शुरू की जाए, और परीक्षाएं जहां कॉलेज की होनी वो ऑफलाइन होंगी। इसी तरह से शादी समारोह, मेले, राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। अब मुद्दा यह है कि कितने लोग इसका पालन करते हैं। शादियों की जहां तक बात है, वो हर व्यक्ति के जीवन में कमोबेश एक बार ही मौका आता है कि वो इस मौके पर अपने नाते रिश्तेदार, दोस्त, परिचितों के साथ में इस आनंद को बिताना चाहता है। उस पर कई तरह के कार्यक्रम करता है। शादी एक बहुत बड़ा उद्योग हो चुका है हर जगह पर, और ऐसे में शादियों पर भी रोक लग गई है। अभी तक तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 250 की संख्या की गई थी, लेकिन अब लगता है कि वो 50 पर आकर टिक जाएगी, और 50 को भी अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये फरवरी में ही जाकर तय होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि फरवरी के पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में इसका विकराल स्वरूप सामने आ सकता है, अगर ये नियंत्रण में नहीं आई तो। उसी तरह से पूरा जो शादी का उद्योग जुड़ा हुआ है, होटल, बैंड, कपड़े, मेहंदी की रस्में, डीजे, साउंड सिस्टम, गायन वादन, ये सारे पक्ष जो है शादियों में आजकल शरीक होने लगे हैं। इसी तरह से जब चुनाव है विधानसभाओं के, तो राजनीतिक रैलियां, आम सभाएं। हालांकि इस बात पर सहमति बन रही है कि इस बार जो है रैलियां न की जाए, आम सभा न की जाए, सभी जो है वर्चुअल माध्यम से किया जाए, घर घर जनसंपर्क ना हो। लेकिन मतदान फिर भी एक बड़ा मसला रहेगा। मतदान के लिए फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई तजवीज नहीं है कि घर से मतदान किया जा सके। तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अगर इसका प्रभाव ज्यादा रहा तो लोग घरों से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे? वैसे भी हम देखते हैं कि देश में 50 से 60% के करीब मतदान होता है। बहुत ज्यादा उत्साह हो तो 65-70% तक जाता है। मतलब सारे लोग अपना मत प्रकट नहीं करते हैं सरकार को चुनने में, प्रतिनिधि को चुनने में। यानी कम से कम 30 से 40% लोग तो उस प्रक्रिया में शरीक ही नहीं होते हैं। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि सारे लोग अपना मत प्रकट करें। ऐसे में अगर मतदान प्रतिशत घटा और 40-50% तक ही सीमित रहा, और फिर जो लोग चुने जाएंगे, क्या वे सच्चे प्रतिनिधि होंगे? क्या वे वास्तविक प्रतिनिधि अपने इलाके के होंगे? क्या उनके द्वारा चुनी गई सरकार, उनके द्वारा बनाई गई सरकार सही मायनों में प्रतिनिधित्व कर पाएगी? मसला जटिल है, लेकिन प्रक्रिया वही है, इसी के बीच से होकर निकलना है।
तो ये ठीक है, जीवन नहीं रोका जा सकता किसी भी वजह से, और दुनिया जिस तरह से बायोलॉजिकल वॉर की तरफ बढ़ रही है, अब आए दिन कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई बीमारी इस तरह से आती रहेगी जो जनजीवन को प्रभावित करेगी। तो इस पर अब चर्चा विश्व स्तर पर हो भी रही है कि आखिरकार ऐसे हालातों में कैसे निपटा जाए। कि अब पूरी दुनिया मास्क पहनकर ही घूमेगी, सैनिटाइजेशन के भरोसे ही रहेगी, दूरी बनाए रखनी जरूरी होगी, जो आत्मीयता, जो परस्पर मिलन, जो मेल मिलाप होता है, जो शादी समारोह, जो आत्मीय मिलन समारोह होते हैं, क्या उनसे अब दूरी हमें बनानी पड़ेगी। इस 21वीं सदी में बहुत कुछ हमें नया देखना, समझना और जानना है, और वो ऐसा कुछ भी है जो हमारी कल्पना से बाहर है। हम अभी तक जिन चीजों की उम्मीद नहीं लगाए बैठे थे, वो सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। उम्मीद करते हैं कोरोना की तीसरी लहर से और आने वाले तमाम और भी इस तरह की मुसीबतों से हमारा देश, हमारे अपने लोग, हम सब निपटने में सक्षम होंगे। सावधानी के साथ में सारे काम किए जाने बेहद जरूरी है। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए श्वास लेना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, उसी तरह से आजीविका भी जरूरी है। तो आजीविका भी चले और सांसें भी चलती रहे, ये जिम्मेदारी हम सबकी साझा है। धन्यवाद। नमस्कार।